हरी सोनपुर राज्य के एक छोटे से गांव में अपने ठेले को लेकर अमरूद बेच रहा था। अरे ताजे ताजे हरे हरे अमरूद ले लो, मीठे मीठे ताजे ताजे अमरूद ले लो। क्या हाल है हरी भैया, सारा दिन गांव में अमरूद बेचते रहते हो, कितना कमा लेते हो? राजू हंसते हुए उस औरत की ओर देखकर बोला, अरे दीदी, पेट भर भोजन मिल जाता है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ऊपर वाला सम्मान की जिंदगी दे रहा है, इससे अधिक और क्या चाहिए? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा, वो अमरूद कैसा दिए, मुझे दिखाओ, देखने में तो वह अच्छे लग रहे हैं। हरी एक अमरूद उस औरत के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, ये लो दीदी। कितने के है? बस आपके लिए सिर्फ एक आने के। अरे हरी भैया, ये तो बहुत महंगे हैं, एक आने में तो 10 किलो अनाज आ जाते हैं। अरे दीदी, वो सब छोड़ो, ये अमरूद इतने मीठे और स्वादिष्ट है कि आप एक बार खाओगे तो हर बार मुझसे ही अमरूद खरीदोगे। हरी की बात सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए एक आना हरी के हाथ में पकड़ा दिया। हरी खुश होते हुए अपने घर चला आया। हरी ने अपने ठेले को घर पर लाया ही था कि तभी उसकी भाभी सुनीता हरी से बोली, आज कितने की बिक्री हुई है हरी? सुबह से लेकर शाम तक सारे गांव में अपने अमरूद का ठेला लेकर घूमता रहा। भाभी, आज ज्यादा बिक्री नहीं हुई, सिर्फ बेचारी एक औरत ने ही अमरूद खरीदा है। देखो हरी, तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि ये अमरूद बेचने का धंधा बंद कर दो और अपने भैया के साथ खेती करो। अरे तुम महीने में मुश्किल से 2 या 3 आने ही घर पर देते हो, और इससे कहीं ज्यादा का तो तुम भोजन खा जाते हो। आने दो तुम्हारे भैया को, आज तो इस मामले को आर पार करके ही रहूंगी। शाम को हरी का बड़ा भाई राजू जैसे ही घर पर आया, सुनीता उस पर बरस पड़ी। देखो जी, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इससे साफ साफ कह दीजिए, अगर इसे इस घर में रहना है तो फिर महीने में कम से कम 10 आने मेरे हाथ में रखने पड़ेंगे। अरे सुनीता, कम से कम मुझे सांस तो लेने दो। अरे मैं खेत से काम करके थका हारा घर पर लौटा ही हूँ, पानी देने के बजाय तुम तो मुझ पर आते ही बरस पड़ी, ऐसा वैसा ये वो। अरे रुक जा थोड़ा भाई, रुक जा। क्योंकि मैं कई घंटे से आपकी आने का ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता भी है, आज तुम्हारे छोटे भाई हरी ने मेरे हाथ में सिर्फ एक आना रखा है। अब तुम ही बताओ, एक आने में कोई घर चल सकता है क्या? महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे सुनीता, तुम क्यों मेरे छोटे भाई के पीछे पड़ी रहती हो? अरे क्या मेरा कमाया हुआ धन कम पड़ रहा है तुमको, जो उसके पीछे पड़ी रहती हो? कम तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बस आप ही मेहनत कर करके अपना शरीर दुखाओ और आपका छोटे भाई अमरूद का ठेला लेकर सारे गांव में मौज मस्ती करता फिरे। आप जाकर उससे बात कर लीजिए। सुनीता के कहने पर राजू न चाहते हुए भी अपने छोटे भाई हरी के कमरे में चला गया। हरी उदास बैठा हुआ था। हरी को उदास देखकर राजू बोला, हरी, देखा जाए तो एक तरह से तुम्हारी भाभी सुनीता सही ही कहती है। अगर तुम अमरूद बेचकर कितना ही कमा लेते हो, तुम मेरे साथ खेत में काम क्यों नहीं करते हो? हम दोनों भाई मिलकर अगर खेत में काम करके खेती करेंगे तो घर में और अधिक धन आएगा। भैया, आप जानते हैं कि मैं अमरूद बेचने का धंधा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पिताजी की निशानी है। हमारे पिताजी भी अमरूद बेचने के नाम से ही आज पास के गांव में प्रसिद्ध थे। मुझे अच्छा लगता है भैया ये काम। हाँ, जानता हूँ हरी कि ये हमारा पुश्तैनी काम है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि माँ के गुजर जाने के बाद एक दिन पिताजी अमरूद बेचने के लिए घर से निकले थे, मगर वो वापस लौट कर नहीं आए। हरी, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे तुम्हारा खर्च चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल को तुम्हारा विवाह भी होगा। विवाह के बाद तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों खुद उठानी ही पड़ेंगी। हरी उदास होकर बगैर खाना खाए अपने घर से बाहर निकल गया और एक घने वृक्ष के नीचे उदास होकर बैठ गया। तभी हरी का मित्र सोनू आकर हरी से बोला, क्या बात है हरी, आज तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो और तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम सुबह से भूखे भी हो। क्यों? हाँ, तुम सही कहते हो सोनू। आज जब मैं अमरूद बेचकर जब घर आया तो सोचा था कि भाभी के हाथ की गर्मा गर्म रोटी खाऊंगा,
मगर भाभी के हाथ की गर्मा गरम रोटी तो नहीं मिली, मगर गर्मा गरम डांट जरूर मिल गई। गर्मा गर्म डांट। देखो हरी, मैं तुम्हारे भाई राजू और तुम्हारी भाभी सुनीता दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम्हारी भाभी जुबान की थोड़ी सी बुरी जरूर है, लेकिन दिल की उतनी बुरी नहीं है। वो जो कहती है सच कहती है। देखो, तुम अमरूद बेचने का धंधा बंद करके अपने भाई के साथ खेत में हाथ क्यों नहीं बटाते हैं? खेत का काम करोगे दोनों साथ मिलकर तो और अच्छा आगे बढ़ोगे। सोनू, तुम तो जानते हो कि मैं अपने पिताजी के धंधे को नहीं छोड़ सकता। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैं भी अपने पिताजी के साथ अमरूद बेचने के लिए आसपास के गांव में जाया करता था। हरी, मुझे भी अच्छी तरह याद है। तुम्हारे पिताजी केवल इस गांव में अमरूद नहीं बेचते थे, बल्कि इस गांव के बाहर भी अमरूद बेचने जाते थे। और तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बिक्री कम क्यों होती है, क्योंकि तुम सिर्फ इस गांव में ही अमरूद बेचते हो। हाँ, मैं भी सोनपुर राज्य में जाकर अमरूद बेचूंगा, वहाँ अधिक बिक्री होगी। ये सही कहा तुमने। हाँ, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है हरी। वहाँ पर इस गांव से ज्यादा धनवान लोग भी रहते हैं और हो सकता है कि सोनपुर राज्य में इतनी कमाई हो जितना तुम्हारा बड़ा भाई राजू भी खेत में काम करके नहीं कमा पाता। इतना बोलकर सोनू मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। हरी भी मुस्कुराते हुए अपने घर आ गया। अगले दिन हरी अपना ठेला उठाते हुए अपने भैया और भाभी से बोला, मैं चलता हूँ भैया और भाभी। चलता हूँ से क्या मतलब है? अरे भाई, तुम अमरूद बेचने ही तो जा रहे हो ना। आपने सही कहा भैया, मैं अमरूद बेचने ही जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं गांव में अमरूद नहीं बेचूंगा, बल्कि सोनपुर राज्य में जाकर अमरूद बेचूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? सोनपुर राज्य का रास्ता यहाँ से 7 दिन के फासले पर है। तुम इतनी दूर अमरूद बेचने जाओगे? आपने सही कहा था भाभी, आपको घर खर्च चलाने के लिए धन चाहिए ना, और ज्यादा धन मैं राज्य में ही अमरूद बेचकर कमा सकता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी वापस लौटूंगा, जाता हूँ मैं। इतना बोलकर हरी अमरूद का ठेला लेकर अपने घर से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में हरी सोनपुर राज्य में पहुंच गया। सोनपुर राज्य को देखकर हरी आश्चर्य से अपने आप से बोला, अरे वाह, ये सोनपुर राज्य तो बड़ा ही सुंदर है। चारों ओर नदियों से घिरा हुआ हरा भरा राज्य, वाह कितना सुंदर लग रहा है। मैं कहाँ कुएं के मेढक की तरह था, जो अब तक अपने गांव को ही पूरा संसार समझ रहा था। इतना बोलकर हरी सोनपुर राज्य के बाजार में आवाज लगाकर अमरूद बेचने लगा। अरे ताजे 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 हरे हरे अमरूद ले लो, मीठे मीठे ताजे ताजे अमरूद ले लो। कुछ ही देर में हरी के आधे अमरूद बिक गए। हरी फिर से अपने आप से बोला, गांव में तो इतने अमरूद महीनों में नहीं बिक पाते थे, यहाँ तो कुछ देर में ही आधे से अधिक अमरूद बिक गए। अब बाकी के बचे हुए अमरूद भी बिक जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। तभी सोनपुर राज्य का एक व्यक्ति हरी से बोलने लगता है, इस राज्य में नए हो भैया? सही कहा भैया, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अरे अगर तुम्हें अमरूद बेचना है तो सोनपुर राज्य की नदी की ओर चले जाओ, वहाँ तुम्हारे सारे अमरूद बिक जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो भैया? भला नदी के किनारे अमरूद कैसे बिकेंगे? अरे शायद तुम्हें नहीं मालूम, महाराज की इकलौती पुत्री राजकुमारी सुमन अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने के लिए आई हुई है। तुम्हारे मीठे और स्वादिष्ट फल राजकुमारी सुमन और उसकी सखियों को बहुत पसंद आएंगे। अरे जाके दिखाओ तो सही। उस व्यक्ति की बात सुनकर हरी तुरंत सोनपुर राज्य की नदी की ओर चला गया, जहाँ पर राजकुमारी सुमन अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। हरी के पास इतने सुंदर, स्वादिष्ट और ताजे अमरूद देखकर राजकुमारी हरी की ओर देखकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पास तो बहुत ही स्वादिष्ट और ताजे अमरूद है। मेरा नाम हरी है राजकुमारी जी। राजकुमारी की दिनों सखियों ने अमरूद खाए और वो बोली, क्या आपको अमरूद पसंद नहीं राजकुमारी जी? नहीं हरी, अमरूद वाले ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो अमरूद मुझे चाहिए वो अमरूद तुम्हारे पास नहीं है और नहीं तुम उससे ला सकते हो। तभी राजकुमारी की एक सहेली राजू को सोने के 5 सिक्के देते हुए बोली, हरी अमरूद वाले, ये सारे अमरूद मुझे दे दो।
राजकुमारी को जो अमरूद पसंद है वो तुम नहीं ला सकते। हरी ने 5 सोने के सिक्के खुशी खुशी अपनी जेब में रख लिए। राजकुमारी से बोला, ऐसा कौन सा अनोखा अमरूद है जो आपको पसंद है राजकुमारी जी? आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए वह अमरूद जरूर लेकर आऊंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो हरी। जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी माँ के साथ इस नदी के किनारे बैठी हुई थी। तब तुम्हारे ही तरह दिखने वाला एक अमरूद वाला मेरी माँ को अमरूद बेचने के लिए आया था। मेरी माँ ने वही अमरूद उस अमरूद वाले को लाने के लिए कहा था और उस अमरूद वाले ने वचन दिया था कि वो अमरूद मेरी माँ को जरूर लाकर देगा, मगर वो आज तक वापस नहीं आया और मेरी माँ उसका इंतजार करते करते चल बस। अब देखिए, हो सकता है कि उस अमरूद वाले की कोई मजबूरी रही हो जो वो वापस नहीं आ सका हो। लेकिन आप मुझे तो बताइए कि आखिर वो अनोखा अमरूद किस किस प्रकार का है और वो कहाँ मिलेगा। मैं वो अमरूद आपको जरूर भेंट करूंगा। यह एक खास किस्म का अमरूद है जो दिन के प्रकाश में भी सोने के पानी की तरह चमकता है। कहते हैं कि उस अमरूद के बारे में सोनपुर राज्य के घने जंगल में एक साधु ही जानता है जो एक गुफा के अंदर तपस्या में लीन है। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ राजकुमारी जी, अब जब भी मैं सोनपुर राज्य लौटूंगा वो अमरूद हासिल करके ही लौटूंगा। अगर तुम वो अमृत हासिल करने में कामयाब हो गए हरी, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों को अमरूद बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। राजकुमारी की बात सुनकर हरी मुस्कुराता हुआ सोनपुर के घने जंगल की और चल दिया। वो जंगल में काफी अंदर चला गया। हरी के पैर बुरी तरह से थक चुके थे। तभी उस समय जंगल में भयंकर वर्षा होने लगी। वर्षा को देख हरी अपने आप से बोला, मैं तो जंगल में काफी अंदर तक निकल आया, लेकिन कोई गुफा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और ऊपर से बारिश भी हो रही है और मुझे बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। हरी बारिश से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी हरी की नजर झाड़ियों के बीच छुपी हुई एक गुफा पर पड़ी। हरी उस झाड़ियों के बीच छुपी हुई उस गुफा को बहुत गौर से देखता हुआ अपने आप से बोला, कहीं ये वही गुफा तो नहीं है जिसके बारे में राजकुमारी मुझे बता रही थी। मुझे जाकर देखना चाहिए। अगर ये वो गुफा नहीं भी निकली तो कम से कम बारिश से बचने के लिए ठिकाना तो हो ही जाएगा। इतना बोलकर हरी ने अपने कदम उस गुफा की ओर बढ़ा दिए। कुछ ही देर में हरी गुफा के अंदर खड़ा हुआ। गुफा के अंदर अंधेरा था। हरी ने देखा कि अंधेरे में एक साधु आंखें बंद किए हुए बैठे हुए थे। अचानक साधु आंख खोलकर हरी की ओर देखते हुए बोले, कौन हो तुम और इस गुफा के अंदर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये जंगल रहस्यों से भरा पड़ा? मेरा नाम हरी है साधु महाराज, और मैं अमरूद का व्यापार करता हूँ। मैं एक ऐसे अनोखे अमरूद की तलाश में आया हूँ जो दिन के उजाले में भी सोने के पानी की तरह चमकता है। क्या तुम जानते हो उस अनोखे अमरूद के अंदर कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ भी है और उसे हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। नहीं साधु महाराज, मैं नहीं जानता कि उस अनोखे अमरूद में कौन सी रहस्यमयी शक्तियाँ है और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैंने तो बस राजकुमारी सुमन को वो अमरूद भेंट करने का वचन दिया है। मैं बस उस वचन को पूरा करना चाहता हूँ। हरी की बात सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में हरी को घोर से देखते हुए बोले, हाँ तो फिर ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा और चमकदार अमरूद का पेड़ है। आधी रात के समय उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाना और अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ पेड़ के नीचे फैला लेना। अगर तुम्हारे मन में कोई कपट और लालच नहीं होगा तो वो अमरूद स्वयं तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मगर याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच या किसी के लिए क्रोध या ईर्ष्या हुआ तो वो पेड़ तुम्हें उसकी रोशनी से उसी समय जला देगा। भयंकर वर्षा के बीच ही उस पेड़ के तलाश में निकल गया। हरी को उस पेड़ को तलाश करते करते काफी समय बीत चुका था। आधी रात का वक्त हो चुका था और वर्षा भी बंद हो चुकी थी। तब ही अचानक हरी की नजर सामने एक चमकते हुए पेड़ पर पड़ी। राजू ने देखा कि आसपास का सारा जंगल चंद्रमा की रोशनी से नहाया हुआ था। हरी अपने आप से बोला, लगता है ये वही पेड़ है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। हरी उस पेड़ के नीचे गया और अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ उस पेड़ के नीचे फैला लिए।
अगले ही पल कुछ पेड़ के पत्तों के साथ एक सुनहरे रंग का अमरूद हरी के हाथ में आ गया। अरे वाह, ये तो वाकई अद्भुत, चमत्कारी और अनोखा फल लगता है। हाँ, मुझे अब इस अनोखे अमरूद को राजकुमारी को भेंट कर देना चाहिए, जैसा कि मैंने उन्हें वचन दिया था। चल हरी, अब वचन पूरा किया जाए। इतना बोलकर हरी वहां से चला ही था कि अचानक उसके कानों में एक व्यक्ति की कर्कधार आवाज टकराई। वहीं पर रुक जाओ लड़के, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तलवार से तुम्हारी गर्दन काट कर धड़ से अलग कर दूंगा। हरी ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो सामने एक डाकू मुंह पर कपड़ा ढके हुए हरी को घूर रहा था। राजू उस डाकू को देखकर डरते हुए बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं इस जंगल का डाकू हूँ। चल बेटे, वो अमरूद मेरे हवाले कर देख ला। नहीं, मैं ये अमरूद तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तभी डाकू मंगल सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली और हरी को डराते हुए बोला, अच्छा तो चल बेटा, सीधी तरह से मेरे साथ चल चल। हरी हाथ जोड़ता हुआ डाकू मंगल सिंह से बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ डाकू मंगल सिंह, मुझे जाने दो, और मैंने ये अनोखा अमरूद बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, उसे मुझसे मत छीनो। मैं वो अनोखा अमरूद राजकुमारी सुमन को भेंट करना चाहता हूँ। बकवास बंद कर और चल सीधे तरह से मेरे साथ। अब अगर तूने कुछ भी चूतपड़ की तो मैं नहीं, मेरी तलवार तुझसे बात करेगी, सीधा गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, तेरा सर जमीन पर मिलेगा, समझा? चल मेरे साथ। हरी के पास डाकू मंगल सिंह की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हरी चुपचाप डाकू मंगल सिंह के साथ साथ चलने लगा। डाकू मंगल सिंह हरी को जंगल की घनी झाड़ियों से ले जाता हुआ एक झोपड़ी की ओर ले गया और बोला, सीधी तरह से झोपड़ी के अंदर घुस जाओ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसी समय मार सकते हो, परंतु मैं अपने जीते जी ये अमरूद तो तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। ए मूर्ख, वो अमरूद तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है, जो मैं कहता हूँ वो करो, इस झोपड़ी के अंदर घुस जाओ। हरी चुपचाप झोपड़ी के अंदर घुस गया। झोपड़ी के अंदर घुसते ही हरी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक चारपाई बिछी हुई थी और एक बूढ़ी औरत की लाश उस चारपाई पर पड़ी हुई थी। ये देखकर राजू बुरी तरह से कांपता हुआ डाकू मंगल सिंह से बोला, सच बताओ, तुमने इस बेचारी स्त्री की हत्या क्यों कर दी? क्यों हत्या कर दी? ये सवाल तू डाकू मंगल सिंह से पूछ रहा है? हाँ, ज्यादा बकवास मत कर बच्चे। चल जल्दी से, सीधी तरह से वो अनोखा और रहस्यमयी अमरूद मेरे हवाले कर दे। तो उस अमरूद के रहस्य के बारे में नहीं जानता, लह दे। और मैं जानना भी नहीं चाहता। तभी डाकू मंगल सिंह तलवार लेकर हरी की गर्दन की ओर करता हुआ बोला, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, इसके बाद मैं तुझे पर तरस नहीं खाऊंगा, तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। डाकू मंगल सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी हरी ने डाकू मंगल सिंह को धक्का दे दिया। डाकू मंगल सिंह को हरी से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके गिरते ही तलवार उसके हाथ से छूट पड़ी। अचानक हरी ने वो तलवार अपने हाथ में ले ली और डाकू मंगल सिंह से बोला, अब बोल, अब तेरी तलवार मेरे हाथ में है। तूने न जाने कितने यात्रियों को इस जंगल में लूटा होगा और न जाने कितने बेकसूर यात्रियों की हत्या की होगी। तुझे तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं तुझे जीवित छोड़ देता हूँ तो तू और भी निर्दोष इंसानों की हत्याएं करेगा, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अचानक हरी की आंखों के सामने उस झोपड़ी के अंदर काला धुआं फैलने लगा और रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ का दृश्य दूसरे दृश्य में परिवर्तित हो गया। अचानक वो बूढ़ी औरत चारपाई से उठकर बैठ गई और एक सुंदर रानी में परिवर्तित हो गई। तभी राजू ने देखा कि डाकू मंगल सिंह अचानक उठकर खड़ा हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर राजा में परिवर्तित हो गया। ये देखकर हरी आश्चर्यचकित होकर उस राजा की ओर देखकर बोला, आखिर ये कैसा चमत्कार है राजन? कुछ देर पहले तो आप डाकू मंगल सिंह थे और ये सुंदर स्त्री एक बूढ़ी औरत थी जो कि मरी हुई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं और मेरी पत्नी श्राप से मुक्त हो गए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं।
चलो मैं समझाता हूँ। बरसों पहले मैं अपनी पत्नी को इस जंगल की सैर कराने के लिए लाया था। तभी मुझे उसी पेड़ के पास, जहाँ पर तुम मुझे मिले थे, तुम्हारे ही जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति मिला। मैंने उस व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया। वो व्यक्ति मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहा कि वो चोर नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं की। परंतु मैं नहीं माना और मैंने तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। तभी वहां पर एक साधु प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने एक निर्दोष की हत्या की है। उन्होंने मेरी पत्नी को एक मरी हुई बूढ़ी स्त्री में परिवर्तित कर दिया और मुझे डाकू में परिवर्तित कर दिया और कहा कि मैं अपनी पत्नी का बूढ़ा मरा हुआ रूप रोज देखूंगा और मैं डाकू के रूप में ही इस जंगल में भटकता रहूंगा। यही मेरी सजा है। मैं साधु के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, माफी मांगी, सब कुछ किया। कुछ देर बाद आखिरकार साधु को मुझ पर तरस आ ही गया और उन्होंने मुझसे कहा कि जिस दिन कोई मन का सच्चा व्यक्ति इस जंगल में आएगा और उसी पेड़ से उस अनोखे अमरूद को हासिल कर लेगा, तब तुम समझ जाना कि वही व्यक्ति तुम्हारे श्राप को तोड़ सकता है। तुम उस व्यक्ति को इतना परेशान करना, इतना कि वो तंग आकर तुम्हारी हत्या कर देगा। तुम्हारी हत्या होते ही तुम्हारे ऊपर से श्राप खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। बस यही बात है। अच्छा, तो इसलिए आप मुझे तलवार की नोक पर इस झोपड़ी तक लेकर आए थे? ओ, ये बात है। इतना बोलकर राजा अपनी सुंदर पत्नी को लेकर वहां से चला गया